हुकूमत का यौम तशक्कर और अपोजिशन का यौम स्याह। अपोजिशन के मुल्क भर में एहतजाजी जलसे और रैलियां। आज इलेक्शन में धांधली और आज़ादी इज़हार सलब करने के खिलाफ एहतजाज का दिन है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। एहतसाब जारी रहेगा, मुल्क लूटने वालों को जेल भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वतन वापसी पर ऐलान। अपोजिशन का यौम एहतजाज कितना कामयाब रहा, पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर चीमा से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और सीनियर सियासतदान शेख वक्कास अकरम से। And a very warm welcome to the show। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज से 1 साल कबल जुलाई के महीने में आम इंतखाबात हुए थे, जिसमें पहली बार तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी। हुकूमत आज पूरे मुल्क में इसी वजह से यौम तशक्कुर मना रही है, लेकिन हुकूमत का ये ऐलान शायद रिएक्शनरी है, क्योंकि अपोजिशन पहले ही ये कह चुकी थी कि वो आज ही के दिन यौम स्याह मनाएंगी। इसलिए आज अपोजिशन की तमाम जमातें यौम स्याह भी मना रही हैं। सो एक तरफ यौम तशक्कुर है हुकूमती अहलकान की तरफ से, तो दूसरी तरफ यौम स्याह है। अपोजिशन इलेक्शन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाती है, नया इल्ज़ाम नहीं है, पहले दिन से लगा रही है, और एहतसाब को सियासी इंतकाम भी कह रही है। आज से अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो चुका है। पूरे मुल्क में एहतजाजी रैलियों का ऐलान किया गया था। अपोजिशन किन मामलात की वजह से एहतजाज करी है, इस पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि आज धांधली के खिलाफ एहतजाज का दिन है। इमरान साहब आज तरक्की की शरह आदी और महंगाई 3 गुना होने के खिलाफ, रोटी 15 रुपए और नान 25 रुपए के खिलाफ एहतजाज का दिन है। आज मुल्क को IMF में गिरवी रखने, गैस की कीमतों में 200% और बिजली की कीमतों में 35% इजाफे और इजहार राय के सल्ब होने के खिलाफ एहतजाज का दिन है। ये एजेंडा सेट किया है PMLN ने कि किस किस बात पे वो एहतजाज कर रहे हैं, मगर दीगर अपोजिशन पार्टीज भी उनके साथ शामिल हैं। जबकि पेशावर में अपोजिशन के मरकजी जलसे से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि ना तो हुकूमत के पास कोई विजन है, ना कोई टीम है, अपोजिशन पाकिस्तान को बचाने के लिए निकली है। लेट्स वॉच एहसन इकबाल। आवाम की खुशहाली पर और पाकिस्तान के आइन पर कोई मैली निगाह डालेगा, हम आपसे वादा करते हैं कि अपने सारे इख्तिलाफ भूल के दीवारें चीन बन जाएंगे। इस आइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, अवाम की जंग जीतने के लिए। लेकिन किसी को 22 करोड़ अवाम के हक के हुक्मरानी पर डाका नहीं डालने देंगे। इसका जवाब देते हुए वजीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने एहसन इकबाल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और एहतजाज को नाकाम भी करार दे दिया। लेट्स वॉच हिम। आज हर शहर में एक छोटी छोटी जलसियां कर रहे हैं। कोई कोयटा पहुंचा हुआ है, कोई पेशावर पहुंचा हुआ है। पेशावर में हमारी 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट है, आपकी शायद कोई इक्का दुक्का सीट होगी। उसके बावजूद आपको वहां भी बात करने का मौका मिला है। और बात कौन कर रहे हैं? वो जो यहां पर अरस्तू हैं, इस मुल्क ने जिनको इज्जत दी, फेडरल मिनिस्टर बनाया, जो अपने नाम के साथ PhD होने के बगैर प्रोफेसर भी लिखते हैं, और वो यहाँ पे इतना गुस्से वाला मुंह बना के, उनको किसी ने बता दिया हुआ है कि गुस्से वाला मुंह मोतबर होता है, वो इतना हर टाइम गुस्से वाला मुंह बना के बात करते हैं। लेकिन UAE में फेडरल मिनिस्टर होने के बावजूद मुबैना तौर पर एक हुकामे पे वो चौकीदारी की जॉब करते रहे। तो ये बेशर्म लोग हैं। मैं सॉरी ये बेशर्मी का वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन ऐसे शख्स के लिए और मैं क्या कह सकता हूं, बताइए। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा 1 साल, या अभी जो गवर्नमेंट में आए हुए तो साल नहीं हुआ, इलेक्शन को 1 साल हुआ है, PTI के लिए इंतहाई मुश्किल साल था और अवाम के लिए भी शायद ये कोई आसान साल नहीं था। यही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका में भी की कि मुझे सख्त तनकीद का सामना हुआ है पहले 10 महीनों में। कुछ फ्रंट्स थे जहां पर कामयाबी हुई, मसलन फॉरेन पॉलिसी पे हमने पहले भी देखा, जो भारत की तरफ से शदीद वार्निंग थी, भारत की तरफ से शदीद जारहियत थी, उस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमें बड़े मुकाबले में बेहतर नजर आई, अच्छी जगह पे नजर आई। चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग हमने रिलेशनशिप और
कर लिया और अब अमेरिकन फोल्ड कह लीजिए या अमेरिकन रिश्ता भी हमारा बेहतर होने जा रहा है। सो ये कह सकते हैं कि इलेक्शन से पहले एक ब्रीदिंग रिलीफ जरूर मिला है पीटीआई को, इसलिए कल जब दौरे से वापस आए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो वो बड़े खुश थे, उनको वेलकम किया गया वहां पे, लेकिन चैलेंजेस वहीं पर मौजूद हैं। और एक बात जो आप आई थिंक सब जो एहतजाज करते थे वो भी अब ये जान चुके हैं कि इससे पीछे हटने वाले नहीं है प्राइम मिनिस्टर, और वो एहतसाब की बात है। ये अब पक्का उन्होंने अपनी वो कहते हैं ना कि उनका एक ट्रेडमार्क हो गया, उनका अब एक लोगो है इस गवर्नमेंट का, और वो दोबारा उन्होंने उसको कहा। लेट्स वॉच दैट। और आज 1 साल पहले इस कौम ने मुझे इलेक्शन जिताया था, हमारी पार्टी को इख्तियार दिया था। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। 1 साल हमें लगा है सिर्फ मुल्क को संभालने में। जो इन चोर और डाकुओं ने जिस तरह हमें मकरूज करके छोड़ा, यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, 1 साल लगा कि मुल्क को ठीक करें। लेकिन कभी ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी जब तक जिन लोगों ने इस मुल्क को बैंकरप्ट किया, इस मुल्क को मकरूज किया, जब तक हम इन लोगों का सही माने में एहतसाब नहीं करेंगे, इनको जेलों में नहीं डालेंगे। तकरीबन साल हो गया इलेक्शन को और गवर्नेंस को साल हो जाएगा, लेकिन एहतसाब उन्होंने कहा जब तक नहीं करेंगे मामला ठीक नहीं होगा। अभी तक एहतसाब भी पूरा नहीं हुआ और गवर्नेंस के चैलेंजेस वहीं पर मौजूद हैं। मोहम्मद चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। तहरीक इंसाफ आज यौम तशक्कुर मना रही है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, आई जस्ट कोट देम, जो ट्विटर अकाउंट पे दीगर जगहों पे घर के आसपास, कि पेट्रोल की कीमत का यौम तशक्कुर मनाएं हम या किसी और चीनी की कीमत का मनाएं, किस चीज़ का यौम तशक्कुर मनाएं? आज अगर हम जो भी मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है, मुआशी जो तबाह हाली है, डेफिनेटली वो माजी के नायल और करप्ट लीडरशिप की जो नाकाम पॉलिसीज़ और उनकी लूट मार की वजह से ही है। और इसलिए ये मैं समझता हूँ यकीन यौम तशक्कुर इसलिए भी ज़रूरी है, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हमारी उन चोर और लुटेरों से जो है जान छूटी। क्योंकि आपके सामने पिछले पाकिस्तान की 70 साल की अगर आप तारीख देखें तो पिछले 10 साल के अंदर 2008 से 2018 के अंदर जो बार बार हुकूमत की जानिब से भी कहा जाता है कि जो तारीखी जो कर्जों का बोझ कौम पे डाला गया, उसके बरक्स जो कौमी इदारे थे उनको जिस तरह तबाह हाल किया गया, उनके अंदर जिस तरह से करप्शन का फ़रोग किया गया, दूसरी तरफ जो अगर मंसूबे भी शुरू किए गए, मसलन अगर बिजली भी अगर इन्होंने पैदा की तो वो इतनी महंगे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कि जिसकी ये हुकूमत भी पाबंद है कि उनको वो उन्हीं कंडीशंस पे जो उनकी पेमेंट्स करते रहें, जिसके अगेंस्ट जो है इन्होंने किकबैक्स लिए, जो आज आपके जो अकाउंट फॉरेन अकाउंट्स में से जो पैसा निकल रहा है कि वो चले गए हैं सब लोग। नहीं, वो चले नहीं गए। यौम तशक्कुर इस चीज का मना रहे हैं कि एक हकीकी जमहूरी दौर का आगाज हुआ है, एक मुखलिस और मुहिब वतन क़यादत जो है वो पाकिस्तानी कौम को मुयस्सर आई है, जिसका जीना मरना इस कौम के साथ है। जो इक़्तिदार में या सियासत में आया ही जो है इस मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली के लिए आया, अवामी मसाइल के हल करने के लिए। वो इमरान खान या बाकी लोग जो अपनी चोरी बचाने या करप्शन करने या फैक्ट्रियां बनाने तो इक़्तिदार में नहीं है। ओके, सो इस बात का तशक्कुर मना रहे हैं। यू आंसर्ड दैट शेख वक़ार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तरफ यौम तशक्कुर है, दूसरी तरफ यौम स्याह है। क्या ख्याल है आपके, कौन सी तहरीक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, आगे जाती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, यौम तशक्कुर कोई तहरीक तो है नहीं। यौम तशक्कुर तो ऑब्वियसली खान साहब की मीडिया टीम ने या कोई और दोस्तों ने खान साहब को कहा होगा कि जनाब जो यौम स्याह है इसका इम्पैक्ट कम करने के लिए बेहतर है कि हम यौम तशक्कुर मना लें। शायद, मुझे नहीं पता, ये तो इनके इंटरनल चीज़ें हैं ना जी, मगर यूजुअली होता ऐसे ही है पार्टियों में, जहाँ तक मुझे इल्म है होता ऐसे ही है। तो चलें, वो तो एक डे आपने ऑब्ज़र्व किया, वो इनका जो भी उसके पीछे फ़लसफ़ा है वो चीमा साहब भाई हैं, उन्होंने बता दिया। जो यौम स्याह के हवाले से ऑब्वियसली जो लोग इलेक्शन हार जाते हैं वो कैसे हारे कैसे नहीं हारे ये एक अलग डिबेट है, मगर अपोजिशन जो है उसके लिए भी फिर ये ज़रूरी होता है कि वो इस किस्म के मौके हाथ से ना जाने दे, ख़ुसूसन जिस वक़्त वो ये फ़ील करती हो अपोजिशन कि उन्हें ओप्रेस किया जा रहा है या उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है
या उनको दबाने की। देखें ना, दो चीज़ें हैं। एक तो बड़े एहतराम के साथ भाई हैं मेरे, उन्होंने कहा कि क्योंकि चोर लुटेरे सारे, वो अद्धे को चोर लुटेरे थे ना, मतलब गोद ले लेना जी, आधे चोर लुटेरे ना ले ले, चलो वो साफ़ सुथरे हो गए, अच्छी बात है। जो बेचारे इनकी गाड़ी या बस में नहीं चढ़ सके वो चोर दे चोर ही रह गए, राइट, ठीक है जी, ये भी ठीक है। चलो वो कहते हैं ना इक़्तिदार में है जनादे घर दाने उन्हादे कमले भी सियाने, ठीक हो गया, जो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे, हम इस पर इनसे बहस नहीं करते। मगर जहाँ पे आप इतनी अच्छी बात करते हैं, पिछले दौर में करप्शन होती रही है, फरिया बीबी, मुझे चीमा साहब की इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं, मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ। ऐसे मैंने देखे ना, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा तो नहीं ना। जरदारी दौर में, मियाँ साहब के दौर में मुख्तलिफ लेवल पे होती रही होगी, आज भी हो रही, उसी तरीके से हो रही है। मैं आपको बताता हूँ। या तो इमरान खान साहब के आने से, वैसे तो उन्हें सब नून लीगियों को, मेरा तो नून लीग से ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो आज़ाद आदमी हूँ, मगर वैसे तो उन्होंने सब नून लीगियों को पटवारी कह दिया, ठीक। मगर क्या खान साहब की पंजाब में हुकूमत आने से पटवारियों ने पैसे लेने बंद कर दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीमा साहब को पता होगा। क्या SHO कोतवाली से लेके SHO व्हाटएवर, कोतवाली मैंने इसलिए कहा कि पंजाब के हर ज़िले में एक थाना कोतवाली होता है, क्या वहाँ रिश्वत पुलिस ने लेनी बंद कर दी? क्या ट्रैफिक पुलिस पैसे नहीं लेती? क्या ये जो सेक्रेटेरिएट है आपके इस दफ्तर से चंद कोस दूर, यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने पैसे लेने बंद कर दिए? अच्छा, अब ये तो वो करप्शन है जो इस लेवल के ऊपर है। अब दूसरी करप्शन जिसका मेरे भाई ने जिक्र किया, ऑब्वियसली ही मस्ट बी रेफरिंग टू द मेगा करप्शन ऑफ द बिग पॉलिटिशियंस। क्यों चीमा साहब? इसी तरह, हाँ, ये जो होते हैं ना जी स्कैंडल्स, ये पहले साल सामने नहीं आते होते, इस पे टाइम लगता है, थोड़ा साल 2 3 4 साल, क्योंकि अपोजिशन खुद एंटेंगल्ड है अपने कपड़े धोने में, क्योंकि उनके अपने 100 सारे रोले हैं ना जी, उसमें कई नाजायज़ होंगे कि जायज़ भी हैं। मैं आपको ये भी बड़ा वाज़ेह बता दूं, बहुत से नाजायज़ हैं मगर कुछ जायज़ भी हैं, ठीक। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो अपने कपड़े धोने में इसलिए मसरूफ़ हैं, वो इनके गंदे कपड़े अभी सामने नहीं आएंगे, मगर देखना आवाज़ें तो आती हैं। अब ज़रा मैं नहीं जानता, ऐसे मुझे इस पर ना कोई कोट करे, बट क्योंकि मैंने सुना, लोगों में बैठते हैं, चीमा साहब भी, मैं भी, सारे हम लोगों को मिलते हैं, उन्होंने कहा जी हमने हेल्थ मिनिस्टर, लोग कहते हैं इसलिए हटाया क्योंकि उससे कोई करप्शन के इल्ज़ामात सन। मुझे नहीं पता, रब की ज़ात जानती है या ये जानते होंगे, इनके अंदर से ही बातें निकली। और जब हम कई मीडिया वालों से जो इनके करीबी पीटीआई वाले बताते हैं बात, इनके करीबी, वो नून लीग वाले नहीं, अब तो बाइफरकेशन होगी ना, पोलराइजेशन है, ये तो दे मेरा दवाइयों की कीमत के ऊपर करप्शन की चार्जेस, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो वैसे कहनी साहब को जानता हूं, शरीफ आदमी है, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। आई एम एंडोर्सिंग यू, ठीक है जी। अच्छा, वो इन्होंने उनको लगा दिया, की ला छड़े जी, जनरल सेक्रेटरी लगा। मैंने नहीं किया, ये कोई खबरें मैंने नहीं निकाली, इसका मैं अलफ देने को तैयार। खबरें राइट लेफ्ट सज्जे खब्बे ऐसे निकलती हैं जैसे मियां नवाज शरीफ के वजीरों की सज्जे खब्बे से खबरें निकलती हैं, ठीक। जैसे जरदारी साहब को लोग दुनिया में 10% कहते थे, इधर उधर से पकड़ा नहीं किसी ने, सज्जे खब्बे अभी भी वैसी खबरें निकल रही हैं, ठीक है। तो ये जो मेगा करप्शन है, स्कैंडल अगर हुए तो अल्लाह बेहतर, ऐसे ही मैं कहूँ जी ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये बेसुरा काम अच्छा नहीं लगता। ये शायद नहीं है, नहीं, ये तो शरीफ, देखें ये तो एक वो मैंने कर लान कर, क्योंकि ये शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, इस वास्ते इन्होंने कोई उन्होंने सरकारी उहदा नहीं दिता, वरना हारे हुए MNAs को भी अगलों ने वज़रा के उहदे दे के दे छड़े। ये साडा भाई शरीफ आदमी है। काफी सही जवाब हो गए चीमा साहब, एक ब्रेक ले ले, I'll come back to you, you can answer all of them। लेकिन क्या एक बड़ी अहम बात कि करप्शन करना ना करना एक बात है, करप्शन की टॉलरेंस भी जो है, या लगे कि टॉलरेंस है, दैट विल आल्सो बी ऑब्जेक्शनेबल। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन को एक साल गुजर चुका है। इलेक्शन के फौरी बाद ऑपोजिशन इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद करना शुरू हो गई थी, लेकिन कोई बड़ा एहतजाज सामने नहीं आया, जबकि हुकूमत को इक़्तिदार संभालते ही बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन पर एक नज़र डालते हैं। आगाज़ में हुकूमत को संगीन मुआशी बहरान का सामना हुआ। डॉलर की कीमत हुकूमत के काबू में नहीं आ सकी। हुकूमत को अपनी पूरी मुआशी टीम बदलनी पड़ी। कर्ज ना लेने के दावों के बरक्स IMF के पास भी जाना पड़ा, दीगर जगह भी जाना पड़ा। पुलवामा वाक़े के बाद भारत के साथ कशीदगी बढ़ गई। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से हुकूमत को इस्लाही एजेंडे में सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पंजाब में वज़ीर आला जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनकी तकर्री पर खुद तहरीक इंसाफ के हलकों में इख्तलाफ का इजहार किया गया।
एक साल गुजरने के बावजूद उस्मान बुज़दार अभी तक वसीम अकरम प्लस तो क्या वसीम अकरम भी नहीं बन सके। हुकूमत को मीडिया के कुछ हलकों से शिकवा हुआ, मीडिया की जानिब से आज़ादी इज़हार पर पाबंदी पर एहतजाज किया गया। हुकूमत के इत्तेहादी अख्तर मेंगल, काफ लीग और MQM को हुकूमत से शिकायत भी पैदा हुई। सो उमर चीमा साहब, दिस इज़ योर ऑलमोस्ट 1 ईयर, अब आप जवाब दे सकते हैं शेख साहब की बातों का भी। शुक्रिया। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये पहला 1 साल था, ये मुश्किल तरीन साल था क्योंकि इंतहाई नामसाइब हालात थे और तभी ज़ाहिर है इन लोगों को बार बार मौका दिया गया। 6 दफ़ा तो इन दोनों पार्टियों को मौका मिला पिछले 30-40 साल के अंदर हुकूमत करने का, और इन लोगों की बार बार जो लूट मार की पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कौम ने एक नई जमात को जो है मौका दिया, एतमाद का इजहार किया। और इस पिछले 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 3 स्पेशली जो एरिया जिसमें हुकूमत को बड़ी वाज़ेह तौर पे जो कामयाबी हासिल हुई, एक सफारती सतह के ऊपर आपके सामने, चाहे वो हमारे हमसाया ममालिक के हवाले से हो, चाहे आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ को जिस तरह से पेश किया गया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर जैसा माजी के अंदर जो इल्ज़ामात भी लगाए गए, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, कश्मीर के अंदर कभी भी इस चीज़ को दुनिया में तस्लीम नहीं किया जाता कि जो भारतीय जारियत जो जारी है वो आपके सामने OIC के अंदर वो तस्लीम किया गया, ICJ के अंदर तस्लीम किया गया कि इंडिया डायरेक्ट स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। अभी जो खान साहब का दौरा हुआ, एक कामयाब दौरा हुआ अमेरिका के अंदर, जो उनकी मुलाकात हुई सदर ट्रंप से और बाकी उनकी इंतजामिया के लोगों से, उसकी कामयाबी का अगर आपने अंदाज़ा करना है तो अब हिंदुस्तान के मीडिया जो पिछले 4 दिन से जो जारी मातम है वो अगर आप देख लें कि किस तरह से जो है क्या जो हिंदुस्तान का जो एग्रेसिव जो डिप्लोमेसी थी उसको किस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने किस तरह उसको काउंटर किया, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हमें सफारती सतह के ऊपर तो हुई इसके साथ साथ आप ये देखें जब हम रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से बात करते थे तो डेफिनेटली आपको भी याद है, आपके प्रोग्राम में भी कई दफा हमने बात की और हमने सबसे ज्यादा इस पर आवाज उठाई कि आम गरीब आदमी को जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए उस पर बोझ डाला जाता है। उसको कम करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने की जरूरत थी, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना था, FBR के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आने थे ताकि अवाम के अंदर जो एक एतमाद का जो फुकदान है उसको भी पूरा खत्म किया जा सके। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से बिल्कुल टीम हमें बदलनी जरूर पड़ी, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आज अगर हम कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि माजी की हुकूमतें जिन्होंने अगर आप देख लें PMLN की गवर्नमेंट जब आई तो गैस का कोई सर्कुलर डेट नहीं था, जब गए तो तकरीबन 200 अरब का वो उसमें सर्कुलर डेट छोड़ के गए। जब बिजली के हवाले से अगर आप देखें तो उसके अंदर जो 1300 अरब का छोड़ के गए वो सर्कुलर डेट छोड़ के, जो कि पहले 400 कुछ अरब का था। सो ये जो क्लेम करते हैं कि जी हम दूध और शहद की नहरें बहा के गए थे, जो मैंने आपसे पहले कहा कि जब 24,000 अरब का कर्जा भी लिया गया, दूसरी जानब हम देखते हैं चाहे वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हो चाहे बाकी कारोबारी सारी ट्रेड पॉलिसी रही है जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कहां गया। मौजूदा हुकूमत को एटलीस्ट क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने आते ही जो है ट्रेड डेफिसिट के अंदर जो है 13-14% उसमें कमी लेके आए हैं। इसी तरीके से रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। बाकी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो किए जाएं उसका डेफिनेटली जो है मुस्बत असरात जो है आने वाले वक्त में होंगे और हमें जो मैंडेट मिला है 5 साल का उसमें इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो कौम से वादे और जो उम्मीदें दिलाई हैं वो हम उनको मैक्सिमम उनको गोल्स को अपने अचीव कर लेंगे फॉर अ रीजन कि ये मौजूदा जो वज़ीर आज़म और उनकी टीम है उनका मेन जो प्रायोरिटी है वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना और प्रोटेक्ट करना है। ये जो भी बात की वकास भाई ने भी बात की, कोई शक नहीं कि बिल्कुल ज्वाइनिंग्स हुई हैं, दूसरी जमातों भी आए हैं लोग, बाकी भी जगह पे आपने जो मामला आप देखते रहे कि दूसरी जमातों हमेशा हुकूमती जमातों में लोग तब जाया करते तहफ़्फ़ुज़ उन्हें मिल सके, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है आपके सामने, हमारे वफाकी वजीर, हमारे सूबाई वजीर, उनसे इस्तीफे भी लिए गए, जेलों में भी डाले गए, इंक्वायरियां भी भुगत रहे। सो लिहाजा ये कहना कि जी कोई अगर किसी पे चोरी का इल्जाम था तो वहां से बच गया तो इधर आ गया तो बच जाएगा, अगर किसी ने चोरी या करप्शन की है इस हुकूमत का अज़म बड़ा वाज़ेह है कि वो कहीं भी किसी भी जमात में बैठा हो वो कानून की गिरफ्त से आप नहीं बच सकेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात देखें, खान साहब ने भी अक्सर ये बात की है कि देखिए हम फरिश्ते ढूंढ के नहीं ला सकते, लेकिन हम इदारों को इतना मजबूत कर देंगे कि लोगों को फरिश्ते बनना पड़ेगा, लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो एक जो लैक ऑफ फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि मैं जो भी मर्जी करूं, अगर मैं बाबसाइल हूं, बाख्तियार हूं, तो मैं
तो मैं आई कैन गेट अवे विद इट। Right. वो चीज अब खत्म होगी और लोगों के अंदर अब जो एक हुकूमत जो कोशिश कर रही है और क़यादत की जानिब से भी है कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो आनी चाहिए, और ये तभी आती है जब लीडरशिप अपने एक्ट से, अपनी एग्जाम्पल से जो आपके सामने लेके आती है। प्राइम मिनिस्टर ने आपके सामने कि अपने जाती घर में रह रहे हैं और 30% उन्होंने अपने जो प्राइम मिनिस्टर के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें कमी लेके आए। ओके, बट दिस नीड्स टू बी फॉलोड थ्रू। लेकिन अगर इजाजत है डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी, एक चीज सिर्फ मैं आखिर में कहता जाऊं, अभी आपके सामने इन नामसाइब हालात के अंदर भी जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है उसमें आप देख लें जो सोशल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें तकरीबन 100% उसका भी बजट बढ़ाया, जिसमें एहसास है, जिसमें सेहत इंसाफ है, हाउसिंग है, कामयाब नौजवान है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे डायरेक्टली गरीब और मुतवस्सित तबके के ऊपर हुकूमत फोकस कर रही है, बजाय इसके कि जो पहले से अमीर है उनको और अमीर करने के लिए मराद दी। ओके, अगर इजाजत दें डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा आपने लेट हमें ज्वाइन किया है, लेकिन आज आप लोग यौम स्याह मना रहे हैं, ये आज का एक दिन है या ये तहरीक आपने आगे लेके जानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यौम स्याह जो आज मनाया गया है, आज पूरे 1 साल मुकम्मल हो गए हैं कि जब इस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन हुआ कि जिसमें लोगों ने वोट डाला कहीं और हुकूमत जो है वो दूसरी मार्ज़ वजूद में आ गई। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को उनके सब्र और तहम्मुल की भरपूर दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी हुकूमत को बर्दाश्त किया जिन्होंने पहले खुद बग़ैर अपोजिशन की डिमांड के उन्होंने पहले 100 दिन का एजेंडा दिया कि 100 दिन में एक नया पाकिस्तान बनेगा। फिर वो एजेंडा जो है वो 6 महीने का हुआ, फिर वो 9 महीने का हुआ। आज 1 साल मुकम्मल हो गया है और अपोजिशन आज भी सब्र और बर्दाश्त के साथ इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कोई मस्बत बात, कोई अवाम की फ़लाह बहबूद का मंसूबा, अवाम की ज़िंदगियों में कोई तब्दीली, अवाम की ज़िंदगियों में कोई आसानी, कोई आटा दाल चीनी सब्ज़ी पेट्रोल डीज़ल गैस बिजली सरिया सीमेंट, किसी एक चीज़ की कीमत में कोई कमी की तरफ ये जाएँ, डॉलर कहाँ चला गया, ये सारी वो बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने बर्दाश्त की। 1 साल इन्हें मौका दिया गया, लेकिन आज भी मुझे तरस आता है हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ चैनल्स पे आते हैं कि साल हो गया इन्हें रोते हुए, साल हो गया इन्हें ये मरसिया पढ़ते हुए, साल हो गया इनके ये इल्ज़ामात लगा लगा के गुजारा बेचारे कर रहे हैं, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने करप्शन कर दी, फ़लाँ ने वो कर दिया। अपोजिशन पहले दिन से कह रही है कि जिसने चोरी की है एहतसाब उसका करें, जिसने पाकिस्तान के पैसे खाए हैं अदारों को उनका एहतसाब करने दें, लोग अदालतों का सामना कर रहे हैं। आप अपने गिरबान में झांकें कि आप क्या कर रहे हैं। आप हुकूमत हैं, आप 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज भी जो मैंने प्रोग्राम देखे और कल भी जो मैंने प्रोग्राम किए, एक बात इनके पास करने के लिए नहीं है सिवाय वही एक मंत्र है जनाब के, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जिस जलसे बल बूते पे इनकी चाल बदली हुई है, यहाँ पे पाकिस्तान में जी बहुत बड़ा जलसा हो गया वाशिंगटन में, वहाँ पे लोग आए, शायद वो कुछ सुनने आए थे कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या रिफॉर्म्स को बेहतर हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे बेहतर होगी या प्राइम मिनिस्टर क्या प्लान लेके आए हैं। कोई 1 विंडो ऑपरेशन की बात करेंगे, जैसे मलेशिया में आज आप एक फैक्ट्री लगाने जाएँ तो आपको एक ऑफिस विजिट करना पड़ता है और अगले 1 हफ्ते में आपको NOC मिलती है और अपना काम शुरू करते हैं। शायद इस तरह की कोई उम्मीदें वो लेके आए, लेकिन वहाँ पे भी उन्हें लियाकत बाग और मोची गेट वाली तकरीर सुनी प्राइम मिनिस्टर से। डॉक्टर साहब, था तो कामयाब दौरा। देखें, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज के यौम स्याह के हवाले से आपने बात की है, दौरे पे भी मैं 1 मिनट में बात करूँगा। तो वहाँ पे भी उन्हें मोची गेट वाली तकरीर सुनने को मिली, जो यहाँ पे पिछले कंटेनर समेत हम पिछले कोई 6-7 साल से सुन रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि पाकिस्तान की आवाम की बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग उन पर मुसल्लत हैं जिन्हें उनके दुख दर्द तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। जो करप्शन की बात करते हैं, सबसे बड़े चोर इन्होंने अपने सफ़ों में रखे हुए हैं। अद्वियात की कीमतें मैंने आपके प्रोग्राम में भी चीख के एक नहीं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जिसने दवाइयों की कीमतें महंगी करके पैसा खाया, आपने उसके खिलाफ क्या किया। तुम बड़े सूरमा बनते हो, करप्शन के खिलाफ बहुत बड़े मुजाहिद हो, तो क्या किया आप लोगों ने? कोई जवाब नहीं, कतई तौर पर कोई जवाब नहीं। आए बाएं शाएं, आए बाएं शाएं, आए बाएं शाएं कब तक आप लोग करेंगे? लोगों पर रहम करें। दौरा आपने किया, अगर दौरे में से पाकिस्तान के लिए कोई चीज बेहतर निकलती है, अगर कोई चीज बेहतर निकलती है, सवाल उठाया है, अगर कोई चीज दौरे से, ये मेरा ये शेख साहब की बात नहीं है, ये पाकिस्तान का हर वो बंदा, हर वो शख्स जो इनकी तब्दीली के नारे पे 10% भी जिसने कोई यकीन किया होगा, जिसने समझा होगा कि शायद ये निज़ाम में बेहतरी लेके आएंगे, सारे ये सवाल कर रहे हैं। मजदूर कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, तालिब इल्म कर रहे हैं, मरीज कर रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा पूछ रहा है कि भाई तुम लोग हमारा निवाला छीन रहे हो। मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, सनतें बंद हो रही हैं।
लोग क्या खा रहे हैं, इनको एहसास है इस बात का? जिसका बिजली का बिल आता था 1000 रुपया, उसका बिल 8000 रुपया आ रहा है। ये पूछा था कि आप ये आगे लेके चलेंगे इस तहरीक को कि नहीं? देखिए क्वेश्चन सो लग रहा है कि आज ये एक टोकन आप ये कहें कि प्रोटेस्ट था, उसके बावजूद आपने देखा कि चारों बड़े हमारे सूबाई दारुल हुकूमतों में इज्तिमा हुए, इस्लामाबाद में इज्तिमा हुआ, लेकिन ये तहरीक अब आगे चलेगी। और ये तहरीक सिर्फ ये कोई अपोजिशन की तहरीक नहीं है, ये एक अवामी तहरीक बनेगी, लोग बाहर निकलेंगे। देखें, जिसके घर में, आखिरी बात मैं कह दूं, जिसके घर में बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, बिजली उसकी कटेगी, गैस उसकी कटेगी, वो इनके खिलाफ नहीं निकलेगा तो क्या करेगा? दुआएं देगा इन्हें। ओके, राइट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। लेकिन जो धांधली के पहले हल्की हल्की सदाएं थी वो खुलकर अब कही जा रही हैं। सो इस हवाले से शेख साहब, आई आस्क यू, क्योंकि यू आल्सो कॉन्टेस्टेड दिस इलेक्शन, कि क्या धांधली की ये जो इल्जामात हैं इनमें कितनी सदाकत है? राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। शेख साहब, इलेक्शन में धांधली हुई? देखिए जी, क्योंकि तकरीबन हर पार्टी के लोग, पीटीआई समेत, मुझ समेत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एक कसीर तादाद में धांधली का इल्ज़ाम लगा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए और उनकी वो रटें उनके ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो फिर इस बात से तो हम मुंह नहीं चुरा सकते कि धांधली नहीं हुई, क्योंकि इनके लोग भी थे जो ये लोग देते थे। पीटीआई थी, मैंने क्योंकि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजों के वो देखे हैं, वो जो लिस्टें हैं, उसमें हर पार्टी के लोगों ने ये क्लेम किया कि इस इलेक्शन में धांधली हमारे साथ हो गई है। तो आप इसको देखें तो फिर धांधली तो हुई है जी, क्यों इतनी सैकड़ों में थी ना जी, वो जो पिटिशंस थी वो सैकड़ों में थी। तो अगर हम उन पिटिशंस को देखें तो बिल्कुल हुई है। अगर मैं अपना मैं जाती इलेक्शन देखूं तो मैंने इलेक्शन हारने के बाद मैंने भी एक तकरीर की, अपने हल्के वालों को कहा कि धांधली हुई है, मगर ये पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है। ये रिवायत नून लीग के लिए भी होती रही है, ये कभी पीपल्स पार्टी के लिए भी हुई थी, तो इस दफ़ा हमारे नए दोस्तों के लिए हो गई है, तो कोई बात नहीं, इससे मुंह नहीं चुराया जा सकता। ये प्रॉब्लम नहीं है इस गवर्नमेंट के लिए या इसके आगे चलने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, धांधली करने से इस गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ है कि या तो फिर अददी बर्तरी इतनी ज़्यादा इनकी हो जाती कि इनके लिए अपोजिशन के इन दी हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस को मसाइल ख़त्म हो जाते, क्योंकि अददी बर्तरी इनकी है बड़ी थोड़ी। तो इस धांधली का इनको वो फ़ायदा नहीं हुआ जिस तरीके से धांधलियों से तो आपको पता है 2 तिहाइयाँ मिल जाती होती है ना, माजी में ऐसे होता रहा। देखिए, उसको भी कह दिया गया कि वो बाय एंड लार्ज वाज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो इससे बड़ी कैंपेन तो नहीं चलाई गई जो उन्होंने धरने में चलाई। लेकिन धांधली बहुत अजीब मुख्तलिफ तरह की होती है। धांधलियाँ ऑर्गेनाइज होती है, ऑर्गेनाइज धांधली के भी 10 किस्में हैं नीचे। मसलन एक डब्बों वाली धांधली अब नहीं होती, तो उसको पकड़ना बड़ा औखा काम है। अब धांधली ऐसे होती है कि चीमा साहब मेरे यूनियन काउंसिल चेयरमैन हैं, मैंने चीमा साहब को कहना है भाई बात यह है चीमा साहब कि शेख वकास अकरम ने हाथ जाना इलेक्शन इस दफ़ा, फैसला हो गया है, इसने जीतना जूतना कोई नहीं है, राइट, तुसी बेवकूफ़ हो। तो जब वो जो बासर लोग चीमा साहब को ये बात कहेंगे और अगर ये यूनियन काउंसिल चेयरमैन होंगे तो ये 4 दफ़ा सोचेंगे। मेरे साथ ऐसे हुआ ना, मेरे 2-4 चेयरमैन मेरे पास से, उन्होंने कहा जी आपने तो हार जाना है, हमें तो फलां आदमी ने कहा है, बड़े बासर आदमी ने कहा। तो ये फिर ये धांधली होती है। फिर जो इलेक्शन के दौरान एक ब्रेक आई पोलिंग डे के ऊपर, वो आज तक जस्टिफाई नहीं हो सकी कि लंच ब्रेक्स आज तक नहीं दी जाती रही। फिर लंच ब्रेक्स के दौरान जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको कभी बाहर नहीं निकाला जाता, और जो गिनती आखिरी होती है वो पोलिंग एजेंट्स, क्योंकि वो हमारा एजेंट होता है, ही इज़ एक्टिंग ऑन माई बिहाफ और ऑन चीमा साहब बिहाफ, तो ये कानून में है कि उसकी मौजूदगी के बगैर गिनती हो ही नहीं सकती। वो इनका भी जो जीतने वाला है उनके बंदे का होना भी जरूरी है और मेरे बंदे, ये कानून कहता है। मगर पाकिस्तान के मेजॉरिटी इलाकों में ऐसा नहीं हुआ। 2 ट्रिब्यूनल ऐसे हैं फरिया इस वक्त तक पंजाब में, कई ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि निपटा चुके हैं अपनी चीज़ें, क्योंकि ट्रिब्यूनल के बाद चीज़ों ने आना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चंद महीनों का टाइम था, अब आप देख लें 1 साल गुजर गया। मसलन हमारा जो फैसलाबाद वाला ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में जज ने 4थी से 5वीं तारीख नहीं दी। उस ट्रिब्यूनल ने आज तक 1 साल में फैसले सुनना तो कुजा है। ट्रिब्यूनल का टाइम हो गया खत्म। ठीक है, तो यस, हम समझते हैं
कि ख़ास लेवल पे एक ख़ास नंबर पूरा किया गया है और वो धांधली हुई है, मगर मैं इसको इसलिए लेटर मूड में लेता हूँ कि ये धांधली सबके लिए हुई है, एक बार इन्होंने ले लैंड दो। ओके राइट, सो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया शेख साहब ने। आप लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है धांधली के खिलाफ। सो अभी जब आप पे ये इल्ज़ाम लग रहा है तो कैसा लग रहा है? प्रिया, बात ये है कि इलेक्शन और इलेक्टोरल जो सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर, ये धांधलियाँ नहीं बल्कि धांधला हुआ हमारे साथ, बल्कि खुद हमने फेस किया 97 के इलेक्शन के अंदर, जो हमने सबसे पहला होते रहे, मैंने कहा माजी में होते और जो शेख साहब ने भी जिसका हवाला दिया ना कि किस तरह धांधली के जरिए 2/3 अक्सरियत भी हासिल की जाती थी, जिस तरह मियां नवासी को 97 के इलेक्शन के अंदर दिलवाई गई, जो हमें बाद में इवन इलेक्शन कमीशन के अपने लोगों ने बताया कि किस तरह से हमारे जो ओरिजिनल वोट्स थे उनको किस तरह से कूड़े की टोकरी में डाल दिया गया और किस तरह वो फिगर्स जो दिए नोट करवाए गए थे 200, 400, ये मोहब्बत के तोहफे हर पार्टी को दिए गए। इमरान खान साहब को किस तरह 8 हलकों में से किस तरह टोटल वाइप आउट किया गया, ये वो सारे देखें जो यहाँ पे होते 3 तरह की जो है ना धांधली 3 किस्म की होती थी। इसलिए हमने एक प्री इलेक्शन, एक इलेक्शन डे वाले दिन और एक पोस्ट इलेक्शन, और खास तौर पे जो मेजर जो धांधली होती थी वो डब्बे में होती थी, जो इलेक्शन डे वाले दिन जो धांधली होती थी, जिसके बारे में अब बिलावल जदारी सबसे ज्यादा चीखते चलाता है कि जी जो हमने सब ने कोशिश करके कि जी फौजी जवान जो वो पोलिंग स्टेशन के बाहर ही नहीं अंदर भी खड़ा होना चाहिए, जहाँ पे डब्बे में जहाँ पे एक्चुअल जो धांधली करते थे, और इसी चीज को ज्यादा तकलीफ भी अब इस वक्त हो रही है कि जो ये वो कंडे नहीं आजमा पा रहे। देखें, जहाँ तक बात है इलेक्शन में उजरदारियां होती हैं, शिकायत होती हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्योंकि उन्होंने जो रेगुलेट करना होता है, जो ना एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं, टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, वो होती हैं। हर जो भी इलेक्शन लड़ता है वो उजरदारियां इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाता है। लेकिन अगर आप देखें लास्ट इलेक्शन के अंदर भी हम पहले 1.25 साल मुख्तलिफ फोरम, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, पार्लियामेंट के अंदर भी हमने आवाज उठाई, हमने 4 हल्के का इन्होंने कहा 40 खोलेंगे, लेकिन खोला कुछ नहीं। इन्होंने जिस दिन पहले दिन आवाज उठाई कि इलेक्शन में धांधली, मौजूदा हुकूमत ने फौरन ऑफर की कि जी आए पार्लियामानी कमेटी बनाते हैं, उसमें बैठ के बात करते हैं। जरूरत तो अब बात इसके, ये लोग, ये दोनों बड़ी जमातें जो इनको इक़्तिदार में बार बार रही हमारे से पहले, ये हर इलेक्शन पे कमेटी तो बन नहीं गई थी, मतलब शोर तो मचाते रहे। कमेटी बनी हुई है जी, कमेटी बन नहीं गई, कमेटी बनी वो तो की बने जी, वो भी चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, क्योंकि ये अब मसला ये है ना, क्योंकि इन्होंने कोई अभी जैसे ये पहले डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, हमारे से सवाल आपकी फेवर की हमसे ये जब भी सवाल किया जाता है ना, ऑपोजिशन नदीम अफजल चंद जो है वो भी कहता है मेरे साथ धांधली हो गई, वो पीटीआई का वो मैंने उससे पूछा तुम्हारे साथ धांधली किसने कर ली, वो बात बताने वाली नहीं है यहाँ। अच्छा, किसने करती? अच्छा प्रिया, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, देखें गुजारिश ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में रही पहले, ठीक है, वो सिर्फ शोर मचाती नहीं। जब इलेक्शन डे पे रिजल्ट आता था, जो हारा होता था अगर मेरे साथ धांधली होगी, उसके बाद खामोशी, उसके बाद। लेकिन तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसने 126 दिन का धरना दिया सिर्फ उस इलेक्शन। प्रिया, अगर मुझे आप बात कंप्लीट देखें ना, उस मौके के ऊपर हम कहाँ खड़े थे, और ये जो बाकी सारे ये लाइन के उस तरफ थे, ये उस करप्ट निजाम को, उसी फ्लॉड इलेक्टोरल सिस्टम को बचाने के लिए जो है नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए। बात यह है कि अमली तौर पे अगर ये वाकई करना चाहते, जिस तरह हमने सिर्फ अपने वोटर नहीं, इनके वोटर के वोट के इस्तेहकाक के लिए हमने 126 दिन का जब धरना दिया, तो वो मौका था कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और फिर आप देख लें जुडिशल कमीशनिंग जो रिपोर्ट आई, अगर उन्हीं की फाइंडिंग्स के ऊपर जो अंदर उन्होंने 40-42 जो निकात दिए, अगर उनके ऊपर ही अगर अमल इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो डेफिनेटली इस मुल्क के अंदर जो है फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकेगा। तभी मुमकिन होगा कि अवाम के हकीकी नुमाइंदे आए आप, और अवाम जो पार्लियामेंट के जो इस्तेहकाक की बात करते हैं वो तभी कायम हो सकता है कि अगर जो है लोग ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के थ्रू जो है जो सही नुमाइंदे हैं वो अवाम के वहाँ पे आए, ना इसके पपेट्स आए और आपके सामने जैसा पहले होता रहा कि जो हमारी जो तबाही हुई है, जो मसाइल का हम आज सामना कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ऑब्वियसली जो लीडर्स ऑफ कोर्स एनआरओस लेके जो डीले करके आते रहे, जो झूठ बोलते रहे कौम के साथ कि हम 10 साल की डील नहीं करके गए, और जब दिखाई हमने तो फिर उसके बाद। और दूसरी एक और डॉक्टर तारिक फजल के हवाले से मैं एक बात करता चलूँ, डॉक्टर साहब और बाकी जितने अपोजिशन के लोग हैं, जब भी हमसे सवाल करते हैं हम हाजिर हैं, हम बिल्कुल जवाब देते हैं। आपके सामने इमरान खान साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके पिछले 40 साल का हिसाब दिया, हालांकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। उन्होंने या मैंने या किसी और मेरे साथी ने, हमने जाके ये नहीं कहा शोर मचाया कि मुझे क्यों निकाला या हमसे क्यों पूछा। इनसे जब भी पूछा गया, चाहे वो इनका बड़े कायदे आजम, इनके जो कायदे मोहतरम इनके नवाज शरीफ साहब हैं, जो जिन्होंने कौम से खिताब में झूठ बोला, पार्लियामेंट में झूठ बोला, आज तक कौम इंतजार में कि वो जो लंदन के फ्लैट जो हमने 98 में गए थे, इनके 20 साल ये झूठ बोलते रहे कि हमारा तो लेना देना नहीं इन फ्लैट्स के साथ। आपको याद होगा ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। सो लिहाजा
इनसे ये जरूर गुजारिश है कि हमारे से सवाल आप पूछते हैं, हम जरूर हम हाजिर हैं, हम जवाब देने को हम देंगे, क्योंकि हम, और जहां तक आपने आमिर कियानी के हवाले से भी बात की, देखें मैंने आपसे पहले कहा कि जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो अक्रॉस द बोर्ड है। अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता है उससे इस्तीफा लिया गया और बिल्कुल इंक्वायरी चीजें उसको वेरीफाई किया गया, नहीं हुआ, और अगर उसने देखें अगर किसी इंक्वायरी पे अगर ऑब्वियसली अगर उसकी लात तलखी सामने आई तो तभी उसको दोबारा जिम्मेदारी दी गई, और डेफिनेटली बाकी जो इंक्वायरी होगी और कोई भी मुलवस पाया गया, but there was an internal inquiry in PTI against इंटरनल, देखें गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे इंटरनल उनके अपने सोर्सेज हैं, वो अपने हिसाब से इंक्वायरीज करते हैं, देखते हैं चीजों को, और पार्टी भी जाए इंटरनल, हमारा भी अपना जाए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है अपना। ओके, आई कम टू यू डॉक्टर साहब, धांधली के हवाले से आप लोग ही कहते थे कि ये गलत करी है पीटीआई, ये सिस्टम में कुछ लूप होल्स है, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। अब दोबारा आप लोग वो बात करें जो पीटीआई करती थी, और उस वक्त जब पीटीआई कह रही थी कि इसमें बेहतरी कर ले, उस वक्त आप कहते थे नहीं ऐसा तो हुआ ही कुछ नहीं हुआ, उसकी रिकमेंडेशन के नतीजे में रिफॉर्म्स लाई गई, लेकिन इन्होंने धरने की बात की। तो मैं ये बताऊंगा कि धरने के नतीजे में उसके बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके इल्ज़ामात को रिजेक्ट किया कि धांधली वो नहीं हुई जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज जो 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जो मर्जी हल्का खोल लें, एक हल्का भी खोला है आज तक इन्होंने, उसके ऊपर ऐसे वो सांप बन के बैठ गए हैं। वो जो कमेटी है, जो पार्लिमानी कमेटी बनी है जिसने सिलेक्शन का बाकायदा एक एनालिसिस करना था, फोरेंसिक ऑडिट होना था, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी इन्होंने आमिर कियानी साहब की बात की, मैंने आमिर कियानी साहब का नाम नहीं लिया कि वो पैसे खा के भाग गए हैं, मैंने कहा है कि इसमें पैसे लिए गए हैं, बाकायदा टीवी टॉक शोज में एंकर्स ने नाम लिए अद्वियात की कंपनी के कि किस किस ने कहाँ पैसा चलाया है, और आप कह रहे हैं हमने इंटरनल इंक्वायरी की है। क्या सुभान अल्लाह, आपके मैं एहतसाब पे कुर्बान जाऊं कि बाकियों की अच्छा गवर्नमेंट किसकी है, वो ट्रम्प की गवर्नमेंट तो नहीं है ना मेरे भाई। अपोजिशन कुछ करे उसके लिए नैब, उसके लिए JIT, उसके लिए FIA, और आपका कोई बंदा चोरी करे, करप्शन करे, उसके लिए आपकी इंटरनल इंक्वायरी। सुभान अल्लाह, मैं तो सदके जाऊँ आपके इस एहतसाब पे। और दूसरी बात ये है जी कि ये जो आपने कहा कि नवाज शरीफ से हिसाब लिया गया और फलां लिया गया, तो भाई मेरी आखिरी बात ये सुन लें, मेरी आखिरी बात ये सुन लें, जो नैब की इंक्वायरी कर रहे हैं, जो अगर कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उसको डेफिनेटली वो उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा किसी को भी, अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगा। मेरा ख्याल है 10 साल गुजर जाएंगे लेकिन उस पर रिपोर्ट कोई नहीं आनी। ये फरिया के इदरीस में मेरा ख्याल फरिया इदरीस के प्रोग्राम में मेरा ये कोई 10वीं मरतबा ये जिक्र भी है और मुतालबा भी है, और 5 साल हम करते रहेंगे, और मुझे पता है 5 साल आपने इस पर करना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने कहा कि जनाब फैसले आए और फलां हुआ, उस पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त उस केस को देख रही है कि जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को फैसला दिया उसे किस तरह ब्लैकमेल किया गया, मैं उस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट देख रही है। और इमरान खान साहब के खिलाफ जितने इल्जाम लगे, अलीमा खान साहबा की कहानी आपके सामने है, आप लोगों ने एमनेस्टी, टैक्स एमनेस्टी में आप लोगों ने रियायत ली हुई है, आप लोगों को कौन सी चीज़ आप लोगों ने साबित की है? जब आपके खिलाफ केसेस बने आपने कहा कि ये तो सिलाई मशीनों से पैसे आए हैं सारे, और मेरे भाई क्यों उस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं यार? ठीक है, अगर इजाजत है शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? वो भी नहीं दे सके, रसीदे भी नहीं दे सके आज तक। मैं समझता हूँ वो जो जज वाली मूव थी, मैंने पहले भी 1-2 दफा कहा, वो नून लीग की तरफ से कोई मुनासिब वो अगर वो मियां नवाज शरीफ को बचाने के लिए थी तो फिर तो कैलकुलेशन ठीक नहीं की गई। अगर वो सिर्फ अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए थी तो फिर शायद उससे कोई अवाम में नीचे पजीराई मिली हो, क्योंकि उस वीडियो से मियां साहब तो बचते हुए नजर नहीं आ रहे। शेख साहब वो सुप्रीम कोर्ट में है ना, मैंने इसलिए उस पे बात ही नहीं की। तो सर मैं थोड़ा जा कर देना ना सर, चलो तुसी तो MNA हो, मैं तो MNA नहीं है, मैनू तुसी सो उस जज पे तो उसको तो सजा होनी है। मगर मैं ये समझता हूँ वो जो चीफ जस्टिस साहब ने वो जो उन्होंने उस दिन कह दिया कि अब आप वो बरामद करें, वो असल टेप किधर है वो बरामद करें, वो जब जिससे बरामद होगी फिर वो सोर्सेज पूछे